स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसमें चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख रहे हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे फार्मिंग इक्वेशन, समीकरण बनाना। बच्चों, आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है फार्मिंग इक्वेशन। ये समझिए कि जिस बच्चे को समीकरण बनाना आ गया वह आगे जो एक्सरसाइज के जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकता है, एग्जाम्पल के प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। अगर किसी बच्चे को समीकरण नहीं बनाना आया तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला क्वेश्चन है उस सब में आपको प्रश्न दे दिया रहेगा और प्रश्न से आपको समीकरण बनाना होगा और समीकरण बना के फिर उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक बच्चों, तो ये जो टॉपिक है फार्मिंग इक्वेशन, इसको कैसे बनाते हैं बिल्कुल आप ध्यान से समझिए। ठीक बच्चों, तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगला टॉपिक में। हमारा टॉपिक है फार्मिंग इक्वेशन, समीकरण बनाना। तो बच्चों, समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स के क्वेश्चन को भी समझेंगे और आपके ट्राइदिस के भी क्वेश्चन को समझेंगे। और इसी तरह के आपके क्वेश्चन एग्जांपल 1 में कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आपके ट्राइदिस के क्वेश्चन देखेंगे, फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके बुक पेज नंबर 31 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 मैं रीड करता हूँ। एग्जाम्पल 3 है, देखो बच्चों, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आया तो आपसे सॉल्यूशन जरूर ही बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 है, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों के पैरों की कुल संख्या 180 है। यानी आपको कुछ हिरण दिए, कितने दिए ये नहीं पता, कुछ सारस पक्षी दिए, कितने दिए ये नहीं पता, उनकी पैरों की कुल संख्या दे दिया 180 और हमको क्या बनाना है, इसका समीकरण बनाना है। इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होंगे, दो वेरिएबल वाले हैं। तो आप लोग को मैं बेसिक क्लास में बता दिया हूँ कि दो चरों के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है तो इक्वेशन नहीं बनेगा यहाँ पे, माने इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको क्या बनाना है, इक्वेशन ही बनाना सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग को दौड़ाए ना, आराम से इसको समझे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका 3 दिया हुआ है, कुछ हिरण दिए हुए हैं और कुछ क्या दिए हुए हैं, सारस दिए हुए। तो आप मान लीजिए, पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना सारा हिरण पहले दिया हुआ है ना, हिरण व सारसों की संख्या मान लीजिए, सारसों की संख्या क्रमशः, ठीक है, x व y है। मेरे कहने का मतलब हिरण की संख्या कितनी है, x है, और सारसों की संख्या मतलब y होता है। देखो वो जो आप प्रश्न समझो, हिरण व, मैं जो लिखा हूं उसको समझो, हिरण व सारसों की संख्या क्रमशः लिख दे, माने क्रम का, जैसे हिरण पहले दिया है तो x होगा, सारस बाद में तो सारस बाद में होगा, y होगा। माने क्रमशः कहने का मतलब जो इधर पहले लिखा उसका पहले ये होगा, दूसरा तो इधर दूसरा होगा। आप समझना, क्रमशः का मीनिंग होता है जिसको हम लोग रिस्पेक्टिवली बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या होता है, इस तरह से होता है। तो मान लिया हिरण की संख्या x है और सारस की संख्या y है। आप लोग को पता होगा कि हिरण की जो पैर की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, हिरण आप लोगों ने देखा है कभी, हिरण की जो पैरों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना, और सारस क्या होता है, पक्षी का नाम होता है, याद रखना। सारस जानवर नहीं है, सारस क्या है, पक्षी है, और हिरण क्या है, एक जानवर है। तो आप लोग जानते होंगे हिरण की पैर कितनी होती है, 2 होती है, और सारस की पैरों की संख्या कितनी होती है, 2। सॉरी, हिरण की कितनी होती है, सॉरी, हिरण की पैरों की संख्या 4 होती है और सारस की पैरों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब बातों को समझना। ठीक है, कि आगे क्या लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हो, हिरण का कुल पैर कितना होता है, कुल पैर बराबर ये कितना होता है, x। ठीक है, और सारस क्योंकि एक पक्षी है ना, बगल में आप लोग बता दो, पक्षी का कुल पैर कितना होता है। ठीक है, सारस का कुल पैर, माने सारस एक पक्षी से कुल पैर कितनी होती, अरे
4 है ना बच्चा, गलत लिख दिया सॉरी। हिरण का कुल पैर कितना होता है 4, और सारस एक पक्षी से कुल कितनी पैर होती है 2। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं, देखो कुल हिरणों कुल हिरण, अरे कैसे, कुल हिरणों का पैर, तो देखो हमने क्या माना, हिरण की जो संख्या है उसको हमने मान लिया x, और कुल हिरणों की पैर बोल रहा हूँ, कुल माने जितने हिरण है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हिरण का कुल पैर, ये समझिए यहाँ पे एक हिरण का कुल पैर बताया, यहाँ पे एक सारस का कुल पैर बताया। एक हिरण का कुल पैर 4 है, एक सारस का कुल पैर कितने होते हैं 2 होते हैं। अब कुल माने जितने आपको हिरण दिया गया है उन सभी हिरणों की पैरों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग को पता है, आपको प्रश्न में दिया नहीं है, तो हमने क्या माना, x माना हुआ, माने x टोटल क्या है, हिरण है, टोटल हिरणों की संख्या x है। अब आपको कुल पैर निकालना है, तो 1 का 4 होता है, तो x के कितने होंगे 4x होंगे, यानी कुल हिरणों की पैरों की संख्या कितनी है 4x होगी। यानी जितने भी हिरण होंगे उसमें क्या कर देंगे, माने x की जितने भी होंगे हिरण उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी हिरण की पैरों की संख्या हमको मिल जाएगा, तो कितना होगा ये 4x होगा। इसी प्रकार कुल सारसों का पैर, कुल सारस है उनकी कितने पैर होंगे, तो आप लोगों को पता होगा टोटल सारसों की संख्या कितनी है 2 है, और एक सारस के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो सभी सारसों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी। यानी जितने भी आपको सारस दिए हुए हैं, मान लीजिए 1000 सारस दिए तो इसकी जगह क्या करेंगे, y की जगह 1000 रख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी के पैर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने चूंकि हिरण को x और सारस को y माना, इसलिए इसकी कितनी होंगी, हिरणों की कुल पैर हो जाएंगे, जितने भी हिरण दिए उसका 4x, और सारस जितने भी सारस y से सारस दिए हुए हैं तो y सारसों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी। आया बात समझ में, यानी 4x + 2y होंगे हिरण और सारसों की पैरों की संख्या। अब देखो आपको प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कि जितने भी हिरण होंगे, जितने भी सारस होंगे, उन सभी के पैरों का योग कितना है, यानी 4x हिरण हो गया, 4y क्या हो गया टोटल सारसों की पैरों की संख्या, 4x टोटल हिरणों की पैरों की संख्या, और प्लस 2y टोटल सारसों की पैरों की संख्या। तो टोटल हिरणों और टोटल सारसों की पैरों की संख्या आपको दिया हुआ है 180, आपके ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये आपका बन गया इक्वेशन 1। अब देखिए अगर दोनों पक्ष हम इस इक्वेशन को छोटा कर देते हैं, इसी को भी इक्वेशन लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन अगर इसको छोटा करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 2x + y इक्वल आपका हो जाएगा 90, यानी ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न दिया है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं समीकरण बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसी में देख लेते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, एक कॉपी और एक पेंसिलों की कीमत 45 रुपए है। एक कॉपी और एक पेंसिलों की कीमत कितनी है 45 रुपए है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले मानेंगे, माना पहले क्या करेंगे, कॉपी और पेंसिल की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि दे दिया है तो यहाँ पे कीमत को आप लोग मानोगे x, यहाँ पे देखो हमें इसकी संख्या नहीं दिया था तो हमने संख्या को मान लिया, क्योंकि पैर तो हमको पता था, और यहाँ पे हमको कॉपी की संख्या दे दिया है लेकिन कीमत नहीं पता। ठीक है, तो कीमत को मानेंगे x, तो माना एक कॉपी की कीमत बराबर ले लीजिए x रुपये। ठीक है, और एक पेंसिल की कीमत इसको आप ले लीजिए y रुपये। अब प्रश्नानुसार आपका प्रश्न बोलता है, प्रश्नानुसार देखो एक कॉपी की कीमत x और एक पेंसिल कीमत y, और दोनों के कितने होंगे, एक दोनों की कीमतों का सॉरी 2 पेंसिल दिया है बच्चों। ठीक है, तो 2 पेंसिल दिया हुआ है, देखिए तो एक कॉपी की कीमत कितनी है x रुपए, एक पेंसिल की कीमत कितनी हमने y रुपए ले लिया, तो एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत पूछ रहा है, एक कॉपी x है और एक पेंसिल की कीमत y है, तो 2 पेंसिल कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है आपको 45 रुपए दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा, एक कॉपी की कीमत x, एक पेंसिल की कीमत क्या है y है, चूंकि एक कॉपी और 2 पेंसिल है, एक कॉपी x और दूसरा 2 कॉपी है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा y हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस
का इक्वेशन का क्या होगा, सॉरी ये जो प्रश्न है उसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, ये इसका समीकरण होगा। ठीक है, अब चलिए इसी में आपके ट्राई दिस के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। आप अपना ट्राई दिस बुक पेज नंबर करके देखो, बुक पेज नंबर दिया हुआ है 32 तो अब हम देखते हैं आपके ट्राई दिस के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप निम्नलिखित कथनों के समीकरण बनाकर हल पता करने की कोशिश करें। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब इसमें हमको इक्वेशन भी बनाना है और उसके हल पता करना है कि हल इसके किस किस तरीके से हो सकते हैं, इसके क्या क्या हल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 होगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग, वो संख्या कौन सा ये नहीं दे दिया है, बोल रहा है किन्हीं भी कोई भी दो संख्या है। तो मान लीजिए, माना दो संख्याएं, आपको संख्या नहीं दिया है तो आप मान लीजिए दो संख्याएं x व y है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई दो संख्या वो क्या है, x और y प्रश्न अनुसार। तो देखिए दो संख्या बोल रहा है, तो हमने पहला संख्या को x माना और दूसरा संख्या को y माना और दोनों का योग कितना बोल रहा है, r बोल रहा है। तो ये आपका बन गया x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 8 है। अब प्रश्न आपसे बोल रहा है कि इसको थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व करिए मतलब इसका मान निकाल के देखिए, इसका वैल्यू फाइंड करके देखिए। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू इसका मान क्या क्या हो सकता है। देखो, तो माना आप मान लीजिए x की जगह आप पहले क्या करिए, इफ। देखो क्योंकि एक इक्वेशन बन गया है, तो इफ अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, 1 ले लूं। बच्चों इसका सही आंसर नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने, 2 है। अगर इसकी एक परफेक्ट अगर वैल्यू चाहिए x और y की, तो हमको क्या करना होगा, एक और इक्वेशन इसमें देगा, तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम अनुमानित ये बोल सकते हैं कि इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। यदि x को हम 1 मान ले, देन तब क्या होगा, x की जगह हम, ये क्या है हमारी इक्वेशन, 1 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 8। तब क्या हो जाएगा, y की जगह आपको कितना मिल जाएगा, ये इधर माना जाएगा 7 माइनस, सॉरी 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यदि x की जगह हम 2 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, ये देन हिंदी में तब बोलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल 8, यानी y इक्वल ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल ये हो जाएगा 6। ठीक, अगर देखिए x इक्वल हम 3 रखते हैं, देन तब क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 8, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 5। जब इसी तरह और आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आगे और मिलते जाएगा और मिलते जाएगा और मिलते जाएगा। ठीक है, और इसको जितना आगे बढ़ाते जाओगे उतना मिलते जाएगा, कुछ न कुछ आगे क्या हो जाएगा, वैल्यू आते जाएगा। जब आप 4 रखोगे तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगा, जब इसको 7 रखोगे तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगा। जब इसकी क्या करोगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये कहाँ तक चलेगा ये क्लियर आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब क्या करोगे आप, x इक्वल जब 8 रखोगे, ठीक है, देन तब क्या होगा, ये हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 8, ये हो जाएगा y इक्वल 8 माइनस 8 इक्वल आ जाएगा 0। अब इससे आप आगे चले जाएंगे तो आपको माइनस नंबर मिल जाएगा। जैसे एक इक्वल अगर 9 रखते हैं, देन मान लीजिए अगर ये 9 देता है तो ये आपको क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा y इक्वल 8 माइनस 9, तो ये आ जाएगा -1। तो ये 0 से होकर और माइनस की ओर आगे बढ़ा सकता है। अगर आप इसके नंबर और बढ़ाते हैं ये आगे और बढ़ते जाएगा, आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। परफेक्ट वैल्यू क्या है, परफेक्ट वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। जो 2 इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि आप सॉल्व करके देखिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से इसके कुछ आंसर हो सकते हैं। क्या होगा ये हमको नहीं पता अभी। ठीक है, क्योंकि इसके पता करने को बताया वो कि क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल संख्या कितनी, 2 है। फिर प्रश्न बोला है हल पता करिए, तो हम बता सकते हैं कुछ इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, मेन हमारा ये फार्मिंग इक्वेशन समझना कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। शशांक बोल रहा जी, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। बोल रहा है शशांक है और उसके पिता की आयु का जो अंतर है वो क्या है, 30 वर्ष का अंतर है। तो देखिए पहले आप क्या करिए, दोनों की वैल्यू को मान लीजिए। तो माना शशांक की आयु, माना जाए शशांक की आयु को यदि हम लेते हैं क्या, x। ठीक है, तब क्या करते हैं, उसके पिता की आयु,
पिता की आयु, पिता की आयु को मान लेते हैं हम y, समझ लो, शशांक की आयु x और पिता की आयु मान लेते हैं y। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, उनकी आयु का जो अंतर होगा, बोल रहा है उनकी आयु का क्या होगा, अंतर होगा, वो 30 वर्ष होगा। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि x माइनस वाई करें कि y माइनस एक्स करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचने वाली तर्क ये है, यहाँ पे हमारा दिमाग लगाना है। आप देख पा रहे हैं कि शशांक और उसकी पिता बोल रहे हैं, यानी शशांक की जितनी भी आयु होगी हमेशा उसकी पिता की आयु शशांक से ज्यादा ही होगा, कम तो हो ही नहीं सकता। यानी बड़ी में कभी भी हम जब माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तभी तो हमको प्लस में आंसर मिलेगा। मेरी बातों को समझना, देखो y प्लस एक्स इक्वल कितना लाना है, आपको 30 लाना है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा क्यों हम क्या कर दें, x माइनस वाई कर दें और 30 लिख दें, इसको हम y माइनस एक्स ही की 30 लिखेंगे। तो बच्चों आप समझ रहेंगे इस प्रश्न की कि हमेशा क्या होती है, पिता की ही उम्र ज्यादा होती है उसके बेटे से। तो शशांक उसका पुत्र है, तो शशांक का उम्र हमेशा कम होगा, तभी तो क्या होगा, ज्यादा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे तभी तो हमें प्लस पॉजिटिव नंबर मिलेगा। 30 हमारा क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए हम क्या करेंगे, पिता की उम्र में पुत्र की उम्र को माइनस करेंगे, तो ये हमारा बनेगा y माइनस एक्स। ये थोड़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। आप चूंकि इसको बोला गया है कि इसको कुछ मास निकाल कर देखिए, कुछ वैल्यू निकाल कर देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो 2-3 वैल्यू बता देते। देखो यदि क्या करेंगे, अगर मान ले जाए, मैं मानता हूँ शशांक की आयु क्या है, 10 वर्ष है, समझना। तो उसकी पिता जो होगी y क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये मान ले जाए, ये y माइनस 10 पुट करता हूँ तो 30, ये आपका हो जाएगा y इक्वल, जब इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा 40। एक से ऊपर मान लेता हूँ मैं, इसकी आयु 20 वर्ष है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसकी जब आयु मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल मुझे मिल जाएगा कितना, जब 20 इधर जाएगा, जब 20 क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। आप जितना वैल्यू रखते जाएंगे वे वैल्यू क्या होता है, उतने आगे बढ़ते जाएंगे शशांक और उसके पिता की आयु, ठीक है। अगर शशांक की आयु 100 वर्ष है तो पिता की हमने कितना निकाला, 30 वर्ष। यदि शशांक की आयु कितना है, 20 वर्ष, तो पिता की उम्र कितना निकाला, 50 वर्ष निकाला। तो इस तरह जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो आगे सॉल्व होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपए और 5 रुपए के 100 सिक्के रखे हैं, ठीक है। एक थैले में 1 रुपए और 5 रुपए के क्या है, 100 सिक्के रखे गए हैं। तो पहले तो आपको रुपये में दिया है तो सिक्का निकालना होगा। सॉल्यूशन 3। तो मान लीजिए, माना 1 रुपए के कुल सिक्के, माना 1 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। और 5 रुपए के कुल सिक्कों की जो संख्या वो कितना है, y है। तब प्रश्नानुसार बोलता है, प्रश्नानुसार कि उस थैला में टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या y, तो दोनों संख्याओं को मिला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये आंसर निकल। लेकिन प्रश्न आपको क्या बोलता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। तो यदि हम माना कि x मान ले जाए 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 है, तब क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 100। तो ये कितना हो जाएगा, y के जो सिक्कों की संख्या होगी, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या होगी, वह कितना होगा, 99 होगा, ठीक है। समझ लो। अगर इसको बड़ा में लेते हैं, क्योंकि छोटा में ले जाएंगे तो स्वाभाविक बात नहीं कि 1 2 3 हो। मान ले जाए x की सिक्कों की संख्या 10 है, तब y की माने 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो y की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90। मान लो और लंबी संख्या लो, तो मान लो 50 सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 100 टेंस, तो ये हो जाएगा y इक्वल 100 माइनस 50 इक्वल हो जाएगा कितना, 50। तो इस तरह से क्या होंगे, आपके मान आगे बढ़ते जाएंगे। जितना आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे
उतनी क्या हो जाएगी, आपको मान को बढ़ते जाएंगे, एक्स की वैल्यू जितना आप आगे रखते जाएंगे उतना क्या मिलते जाएगा आपको, वाई की सिक्कों माने 1 रुपए की सिक्कों की संख्या जितना आप रखते जाएंगे वाई की रुपए की सिक्कों की संख्या आपको उतनी ही मिलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा और इस तरह से ये हल होगा। अब देखते हैं इसी में आपका चौथा सॉल्यूशन 4। ठीक है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली बात है। एक दुकानदार क्या करता है, 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 150 रुपए है। एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 150 रुपए है। तो पहले आप क्या कर लिए, एक कॉपी और एक पेन का मूल्य निकाल लीजिए। तो माना पहले क्या दिया हुआ, पेन है उसके बाद कॉपी। ठीक है, तो माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य मान लेते हैं y। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है 3 पेन व 4 कॉपी। तो 3 पेन, एक का कितना x, तो 3 का क्या हो जाएगा 3x। एक कॉपी कितना y, तो 4 कॉपी क्या हो जाएगा 4y। इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का रकम का योग कितना हो जाएगा 5। माने एक पेन का मूल्य कितना है x रुपए और एक कॉपी का मूल्य कितना है y रुपए। तो बोल रहा है कि 3 पेन और 4 कॉपियों का मूल्य कितना है, 105 रुपए है। तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, आगे आप कोशिश करिए। तो मान लेता हूँ, माना कॉपी के रुपए, माना क्या एक पेन की मूल्य है 10 रुपए, समझना। तब कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 10 प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 105। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 105। ये हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा 105 में। तो ये हो जाएगा y इक्वल 105 में जब 30 जाएगा तो ये हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। तो 75/4, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 बच गए 4 सत्ते 28। ये लगभग कुछ इतना रुपए होगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा आपका आंसर। ठीक है, मान लो यदि कॉपी का मूल्य मान लेते हैं 30 रुपये, मान लो पेन का मूल्य कितना 30 रुपये है, तो इसका निकालो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल कितना हो जाएगा 105। तो ये कितना हो जाएगा 4y इक्वल 105, ये 30 ये कितना हो जाएगा 90। तो y इक्वल ये हो जाएगा 90 की 5 और 1, तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल 4 दिया और 4 सत्ते पॉइंट ऐसा कुछ रुपए आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जितनी आप इसकी वैल्यू रखते जाएंगे उतना आपको क्या मिलता जाएगा, वैल्यू मिलता जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो ये दिए गए जो प्रश्न है इसके इस तरह से इक्वेशन बनेगा। मेन इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन बनाना है, बाकी ये सॉल्यूशन तो आप पूरा कैलकुलेशन में सीख जाएंगे। मेन सबसे ज्यादा जरूरी है तो इक्वेशन बनाना सीखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 है आपका, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनकी पैरों की संख्या कितनी 7। अभी आपने जो एग्जांपल देखा थी उसी जैसे बनाना है, कुछ मुर्गी और कुछ गाय दिए हुए हैं। तो ये सॉल्यूशन होगा 5 वाला। तो मान लीजिए, माना मुर्गियों, ठीक है, व गायों की संख्या, गायों की संख्या मान लीजिए क्रमशः आपको दिया हुआ है, क्रमशः मान लीजिए x व कितना है y है। चूंकि मुर्गी के 2 पैर व गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, तब कुल मुर्गियों के पैरों की संख्या, तो कुल मुर्गी कितने हैं आपका x है। ठीक है, और एक मुर्गी के 2 पैर है, तो कुल मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, टोटल मुर्गियों की संख्या x है और एक मुर्गी के 2 पैर है, तो कुल मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x। कुल क्या दिया भाई, गायों के पैरों की संख्या
ठीक, कुल गायों की पैरों की संख्या देखिए तो कुल गायों की संख्या कितनी है, y है, और एक गाय में कितने पैर होते हैं, 4। तो जितने गाय दिए हैं उन सबकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4y हो जाएंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है टोटल पैरों की संख्या। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गी की 2x प्लस गाय के 4y, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 60 दिए हुए हैं। तो इन सब का कितना, दोनों पैरों की संख्या कितनी है, 60 है। तो ये इक्वल हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं। x की कुछ वैल्यू रखिए तो आपको क्या मिलते जाएगा, आगे y की वैल्यू मिलते जाएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे आगे क्या होता जाएगा, आपको वैल्यू निकलते जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे कि क्या वैल्यू पुट करने से x की जब क्या वैल्यू पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, आपके जो ट्राई दिस और एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है फार्मिंग इक्वेशन, उस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। बच्चों आपको पुनः बोल रहा हूँ, ये फार्मिंग इक्वेशन जो है, इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना, ये थोड़ा कठिन नहीं है लेकिन थोड़ी सी जटिल है। इसको अच्छे से समझिए कि कैसे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न दिया हुआ है उसका हम समीकरण बनाते हैं। जब आपको समीकरण बनाना आ जाएगा आगे तो आप देखेंगे आपके एक्सरसाइज के जो प्रश्न है बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसमें अभी इतना देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं फिर अगली क्लास में।